जिन लोगों को जो काम दिया था उसमें कोई डाउट हो तो डाउट मुझे को बता दो, फिर आप अपना काम सबमिट करोगे। सबको बोला गया था क्या क्या करके लाना, तो पहले डाउट टेक्निक में किसी को कोई डाउट हो तो 29 एक बुक बात करो। ट्वेंटी नाइन 28 है आपको? नहीं मतलब 28 और 29 पूरा सेम इसलिए पूछ रहा हूँ। जोर से बोलो, सुनिए नहीं दे रहा। कौन सा 28 नहीं किया था? डीबीटी कर रखे थे ये शायद मैं 4वीं बार क्लास में करवा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन ना, सेम टू सेम। सर आप अभी मुझे 5वीं बार पूछोगे, मुझे पता है कि थोड़ी देर के बाद 6वीं बार भी पूछोगे, तो घर जाके कुछ करना नहीं है। तो सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स द जियोमेट्रिक मीन। क्या करते थे ये? अगर मेरे पास दो नंबर है, अगर उनका एडिशन अगर 6 टाइम्स है उनके जियोमेट्रिक मीन से, तो मुझे ए और बी का रेशियो प्रूव करना है। कितनी बार कर रखे क्वेश्चन हम लोग क्लास में? बहुत बार कर रखे। क्या करना है इस क्वेश्चन में? क्या करना है? कंपोनेंट और डिविडेंड। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले 2 रूट ए बी को डिवाइड में ले लेंगे, ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 3। फिर कंपोनेंट और डिविडेंड हो, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। और सामने 3/1 है ना, तो 3 प्लस 1 है, तो ऊपर क्या बना? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और नीचे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। सामने 4/2। फिर जब आप स्क्वायर हटाओगे तो सामने क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू √2/1। ऐसा गाइड मत रखो। तो वापस क्या करना है? और एक बार कंपोनेंट और डिविडेंड को वो याद नहीं करना होता है। तो जो हमें पता है कि जब भी हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बनता है तो कंपोनेंट और डिविडेंड होती है। क्वेश्चन बनता है और चैप्टर कुछ भी क्यों ना हो। तो वापस कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 रूट ए, नीचे 2 रूट बी है ना, इसको इसमें ऐड करोगे तो 2 रूट ए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 रूट बी। सामने क्या होगा? √2 + 1 अपॉन √2 -1 इक्वल टू 5। आपको a बाई b चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इस तरफ a बाई b, तो सामने क्या होगा? √2 + 1 का स्क्वायर अपॉन √2 - 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करोगे तो 3 + 2 √2 अपॉन 3 - 2, जो आपको प्रूव करना है। और ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें 29 थी, ये 28 है, इसमें इसका 29 में दिया है। If capital A and capital G is the geometric mean, arithmetic mean and geometric mean between the any two positive number. तो suppose वो दोनों पॉजिटिव नंबर A और B है, तो उसका arithmetic mean क्या होगा? अगर मेरे दो नंबर अगर A और B है तो what is arithmetic mean of A and B? A plus B by 2 and what is geometric mean? √AB, correct? तो बोला गया है कि the sum of two numbers, sorry, if capital A and capital G be the arithmetic mean and geometric mean respectively between the two positive numbers, then prove that the number, आप लोगों को प्रूव करना है कि जो नंबर्स होंगे ना A और B, जो हमने नंबर दिए, वो A एंड B की वैल्यू जो होगी कैपिटल A प्लस माइनस रूट ऑफ A प्लस G इंटू A माइनस G की, मतलब ये प्रूव करना है।
तो अगर आपके पास अरिथमेटिक मीन है, आपके पास जियोमेट्रिक मीन है और इनडायरेक्टली आपको ए और बी के, तो अगर मैं ऐसा इसको कैपिटल ए नाम दे रखा है, इसको कैपिटल जी नाम दे, क्वेश्चन में बोला था यार। अगर इसका रेशियो लोगे तो क्या होगा, a बाई जी इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी। फिर क्या करोगे, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड तो सेम ही हो गया, तो a प्लस जी अपॉन a माइनस जी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। ये किसका स्क्वायर हुआ, रूट ए प्लस रूट बी का, नीचे किसका स्क्वायर हुआ, रूट ए, फिर वो स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो रूट ऑफ ए प्लस जी अपॉन रूट ऑफ ए माइनस जी इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है ना। फिर वापस कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड, तो वापस जब आप कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड करोगे तो अप्लाइंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड, तो यहाँ पर क्या होगा, रूट ए प्लस जी प्लस रूट ऑफ ए माइनस जी डिवाइडेड बाय रूट ए प्लस जी माइनस रूट ऑफ ए माइनस, यहाँ पर ऐड करोगे तो 2 रूट है और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 रूट बी, और फिर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो जब यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो पूरे का स्क्वायर होगा, तो जब पूरे का स्क्वायर होगा रूट ए प्लस जी प्लस रूट ए माइनस जी पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए प्लस जी माइनस रूट ऑफ ए माइनस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, रूट ए बाय रूट बी का स्क्वायर बाय बी हो गया। यहाँ पर जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर अप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जी और जी कट हो जाएंगे, ए प्लस है, और फिर मिडिल टर्म क्या बनेगा, 2 रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू 2ab होता है ना, और नीचे भी a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जी और जी कट हो जाएगा, 2a माइनस 2 रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस इज इक्वल टू ए बाई बी। से 2 कॉमन निकल के कट हो जाएगा, तो जब तो प्रूफ है ना, एक बार आपको एक देंगे, एक नंबर में प्लस होगा और एक बार माइनस। तो 28 and 29 क्वेश्चन ऑलमोस्ट है। फिर बताओ फेसबुक में और कोई डाउट, जल्दी टेक्स्ट बुक में या फिर डीपीपी में। डीपीपी 3 में 7 क्वेश्चन। आपका फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर है, सेकंड टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, तो इसका nth टर्म क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू द, इसकी तो फॉर्मूला है, क्या होता है इसकी फॉर्मूला, n प्लस 1 2n प्लस 1, ये क्या मिला आपको, tn टर्म मिला। ढूंढना क्या है, ढूंढना क्या है, Sn, and what is Sn, सिग्मा। इसमें सिग्मा लगाना है तो 1/6 कांस्टेंट है, बाकी आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो n into n plus 1, n square plus n into 2n plus 1, वापस ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, तो प्लस 3n स्क्वायर, n into 1 is n। इस वजह सिग्मा सबके साथ अलग अलग जाएगा, सिग्मा जब सबके साथ अलग अलग जाएगा तो 2 सिग्मा n क्यूब प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, और तीनों की फॉर्मूला है, सिग्मा n क्यूब की फॉर्मूला क्या होती है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर।
सिग्मा n स्क्वायर n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 sigma n is n into n plus 1 divided by क्या कॉमन है n into n plus 1 by 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर n into n plus 1 by 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या रहेगा, ये 2 बचेगा। यहाँ से स्क्वायर था आपने एक बार कॉमन लिया तो एक बार तो रह गया होगा, n into n plus 1 by 2 एक बार बच जाएगा, वो 2 कट कर लेते हैं। यहाँ पर n into n plus 1 by 2 कॉमन लिया तो क्या बचा होगा 3, अगर 3 कॉमन 2 कॉमन है तो 3 बचा होगा, वो 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2n plus 1 और यहाँ पर क्या बचेगा तो n into n plus 1 डिवाइड by 12 और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया जाए तो n स्क्वायर प्लस n है ना, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n तो प्लस 3n कर लिया जाए 1 plus 1 plus 2 n स्क्वायर प्लस 3n plus 2 के फैक्टर भी तो निकल जाए, क्या होंगे उसके दो फैक्टर n plus 1 है तो n plus 1 है n plus 2 तो n plus 1 दो बार हो गया, फिर n plus 2 डिवाइड बाय 12 और वापस वही वेरीफाई कर लेते हैं सही है कि नहीं पता करने के लिए। x2 अगर रखा जाए n की जगह पर 2 रखोगे 2 plus 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 plus 2 4 डिवाइड बाय 12 है ना, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 तो 3 2 जा 6। पहले दो टर्म का एडिशन 6 आना चाहिए, करके देखते हैं। 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5, 5 प्लस 1 with Tn और उसके बाद उसका सिग्मा किसी का DPP 3 का 16th क्वेश्चन 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर x प्लस 5 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर x क्यूब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, कौन सी सीरीज है ये जीती भी नहीं है, ये कोई भी सीरीज है। बस हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर ये 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर को मैं 1 स्क्वायर into 1 लिख सकता हूँ, तो 1 x स्क्वायर x क्यूब ये किसमें है, बट 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एक भी नहीं है। प्रॉब्लम वो स्क्वायर की है, पर मैंने आपको बता भी दिया था कि जीपी हो भले उसके साथ कुछ भी हो, करना क्या है दोनों तरफ कॉमन रेशियो से, इसका आंसर अगर x है तो दोनों तरफ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई, कितना है कॉमन रेशियो x, तो अगर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 into x हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा है ना, 9x था तो 9x स्क्वायर ये 25x क्यूब हो जाएगा, ये 49x to 4 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट, फिर क्या कर देते हैं इसमें से इसको माइनस करो तो एक कॉमन क्या रहा, ये 1 किसके साथ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1 ऐसे रहेगा। ये कितनी बार x था 9 टाइम x में से x पर x गया 8 है, फिर 25x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर गया 16x स्क्वायर, 49x क्यूब में से 25x क्यूब गया 24x, चलता रहेगा। पहले कोई भी सीरीज नहीं थी, अब एजीपी है, यहाँ से अगर आप चेक करोगे तब देखो तो ये एजीपी बन चुका है। 8 16 24 ये किसमें, x स्क्वायर x क्यूब किसमें, एक काम करते हैं s into 1 minus x equal to 1 plus इसको अलग कुछ नाम दे देते हैं x1 दे देते हैं और s1 की वैल्यू पता कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट आ गया, s1 जोड़ के रख देना है। s1 कौन है 8x प्लस 16x स्क्वायर प्लस 24x क्यूब चल ही रहा है, कौन सी सीरीज था, कौन सी सीरीज है, क्या करोगे वापस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई, कितना है कॉमन रेशियो x, तो x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आएगा 8x स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 16x क्यूब, यहाँ पर क्या होगा 24x to 4 कहाँ तक जा रहा है
फिर वापस क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, क्या कॉमन, क्या रहेगा अंदर, 8x किसी के साथ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, पर 16x को 8x कर लिया तो फिर 24x क्यूब में 16x क्यूब लिया तो पहले हम लोग सीरीज को AGP में लेके आ गए, फिर वही सेम मेथड वापस फॉलो किया तो AGP कन्वर्ट इनटू GP, अब पूरा एक इसमें कन्वर्ट हो गया है। GP में क्या कॉमन, 8x क्या रह गया, 1 प्लस x स्क्वायर, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो GP की इनफाइनाइट की फॉर्मूला, इनफाइनाइट सीरीज की क्या होता है, a अपॉन a कितना इसका 1, r कितना x, 8x अपॉन 1 माइनस, ये किसका आंसर है, S1 इंटू 1 माइनस x का, तो S1 का आंसर क्या देगा, 8x अपॉन 1 माइनस x का, और ये S1 की वैल्यू उठा के हटा दिया जाएगा। तो वो S1 को जब फाइनली आप पुट करोगे तो आपका S की वैल्यू क्या आएगी, S इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस 8x अपॉन 1 माइनस x का होल क्यूब, है ना, 1 माइनस x डिवाइड में गया तो पावर 2 की जगह पर 3 हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल है कि AGP भी ना दे रखा, वो भी आपको बनाना पड़ता है, बट मेथड ध्यान है ना, GP हो तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो। इसके बाद DPP2 का 54, DPP2 क्वेश्चन नंबर 54। DPP2 का क्वेश्चन नंबर 54 में आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग सीरीज दे रखे हैं। चेक करेंगे, फर्स्ट लाइन दिया हुआ है, if S1 S2 S3 up to the SP are the sum of infinite geometric progression, whose first term R1 54 में S1 जो है उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 1, और सीक्वेंस का कॉमन रेशियो कितना है 1/1, जिसकी इनफाइनाइट की फॉर्मूला क्या होती है, a अपॉन 1 माइनस r, तो 1 माइनस 1/2 1/2 और 2 ऊपर चला गया तो S1 2 आ गया। ये सेकंड सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या दिया है 2, और रेशियो कितना दिया है 1/3, तो 1 माइनस 1/3, 2 कैंसिल, 3 ऊपर चला गया। थर्ड सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या दिया है 3, कॉमन रेशियो क्या दिया है 1/4, 1/2 1/3 तो उसका 1/4 होगा, तो 1 माइनस 1/4 3 कट, तो 4 ऊपर चला गया। वैसे P सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 3 और रेशियो एलसीएम लोगे P + 1 -1, तो 1 कट हो जाएगा, P + 1 वो P बचेगा, वो P कट और P + 1 ऊपर चला गया, है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सब न्यूमरेटर में चले गए। और क्वेश्चन में क्या था, आपको बोला था S1 से लेके S3 का एडिशन करके दो, S1 खुद 2 आया, S2 3, फिर S3 4, ऐसे S3 कितना है P + 1, इसे SP बन गया। एपी किसी रीजन है, एपी के एडिशन की फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अच्छा कितने टर्म है इसके अंदर, कितने टर्म है, P + 1 नहीं है, P, क्योंकि 1 क्यों चालू ही तो 2 से होता है, 1 से चालू होता है तो P + 1 टर्म होते हैं, पर चालू कहाँ से हो रहा है 2 से, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं P, फॉर्मूला क्या होगी एपी के एडिशन की, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस 1 का है, तो P/2 2 into 2 is 4, P - 1 plus 4 is P plus 2, so P into P plus 19 19
करे हुए क्वेश्चन डाउट आ रहा है? मैं तो वही आपको मैथ याद भी नहीं रखना है, आप मैथ याद रखोगे तो सभी। अब देखो ना, आप खुद सोचो, ये 1 है फर्स्ट, फिर 2 3 है, फिर 4 5 6 है, तो इसके बाद कौन होगा? 7 8 9 10 है ना। वैसे ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, वैसे कि nth रो होगा, राइट। आगे बढ़ते जाऊंगा, 5th रो, 6th रो, 7th रो, जैसे 10th रो आएगा। आपको बोला है कि वो जो nth रो होगा ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका एडिशन कितना। इस पैटर्न का nth रो के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका एडिशन कितना। उस nth रो में आपको क्या क्या पता है, उस nth रो को लेकर आपके क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। मैंने कुछ बोला नहीं, बट मुझे समझ आ रहा है पैटर्न के हिसाब से। वो nth रो सीरीज कैसी होगी? एपी सीरीज कैसी होगी? क्योंकि ये सारे रो कैसे हैं? एपी में, तो nth रो भी किसमें होगा? एपी में। उस nth रो एपी में होगा, उसका डिफरेंस कितना होगा? 1। हर एक रो में डिफरेंस तो 1 है। तो फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है, सेकंड रो में 2 एलिमेंट है, थर्ड रो में 3 एलिमेंट है, फोर्थ रो में 4 एलिमेंट है, तो nth रो में एलिमेंट कितने होंगे? n। तो सिर्फ तकलीफ तो एक ही है, मुझे nth रो का फर्स्ट टर्म नहीं पता है, मुझे फर्स्ट टर्म पता कर लेना है। बाकी तो एपी की फॉर्मूला आपको आती है, तो फर्स्ट टर्म पता करना होगा, तब आपको हर रो का फर्स्ट टर्म को कंपेयर करना पड़ेगा, उसका पैटर्न जानने की ट्राई करना पड़ेगा। हर रो का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट रो का फर्स्ट टर्म 1, सेकंड रो का फर्स्ट टर्म 2, थर्ड रो का फर्स्ट टर्म 4, फोर्थ रो का फर्स्ट टर्म 7, फिफ्थ रो का फर्स्ट टर्म 11, 10 के बाद 11 से चलो रो है ना। वैसे nth रो का फर्स्ट टर्म नहीं पता, उसको मान लेते हैं nth से tnth तक। तो ये पैटर्न क्या समझ आ रही है? सारे फर्स्ट रो को लिखा है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को लिखा है, डिफरेंस किसमें है? एपी में। और जब भी डिफरेंस एपी में होता है तो उसका tnth टर्म निकालने का तरीका है हमारे पास। क्या करते थे? पहले इसको एसएन के टर्म में लिख लेते हैं, और फिर सेम सीक्वेंस को एक पे छोड़ के लिख लेते थे, ऐसे करते थे ना। तो tn के नीचे कौन सा टर्म आएगा? n-1 टर्म। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट, sn माइनस sn 0, यहाँ पर बचा 1, 2 माइनस 1 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2, 7 माइनस 4 इज 3, 11 माइनस 1 इज 4। tn टर्म माइनस t ऑफ n माइनस 1 टर्म की भी कोई वैल्यू होगी, पता नहीं क्या होगी, ना जानने की जरूरत है। ये प्लस tn क्या हो जाएगा? ये माइनस tn को फिर कहाँ शिफ्ट करोगे? दूसरी तरफ, तो प्लस tn हो जाएगा। 1 को अगर छोड़ दिया तो बाकी पूरी सीक्वेंस जो है किसमें? एपी। उस सीक्वेंस में टोटल टर्म n-1। क्यों n-1? क्योंकि 1 को कंसीडर करता तो n टर्म होते, 1 कंसीडर नहीं हो रहा है तो कितने टर्म? n-1। और फॉर्मूला क्या होती है एपी के एडिशन की? n/2 2a प्लस n-1, n की जगह पर n-1 आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म n-1, और डिफरेंस कितने का है? 1 का। ये n-2 और ये +2, तो -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा? 1 प्लस n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2। एलसीएम ले लोगे 2 तो क्या बनेगा? 2 प्लस n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। ये क्या मिला आप लोगों को? इस सीक्वेंस का nth टर्म, और इस सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो nth रो का कौन सा टर्म था? फर्स्ट। और आपने फर्स्ट रो ही था, वो फर्स्ट रो मिल गया, फिर फर्स्ट टर्म मिल गया। और अगर आपके पास फर्स्ट टर्म मिल गया तो आप लोगों को फिर क्या करना है? तो रो का एडिशन, और एडिशन की फॉर्मूला n/2, एपी का 2a, जहां पर a मिला मुझे 2 प्लस n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना था? 1 का। तो क्या रह गया? n, फिर ये n स्क्वायर, 2 प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस n, तो माइनस n प्लस n कर दिया, क्या बचेगा? n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो n स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई। इसका nth रो के सारे एलिमेंट का एडिशन करोगे तो आंसर आएगा n/2 इंटू n स्क्वायर प्लस 2 है ना। दिस मींस का फर्स्ट टर्म ढूंढना।
फिर और कोई टेक्स्ट बुक में या डीपीपी 2 में, डीपीपी 2 का 50 देखो ना 57 क्वेश्चन में आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है क्या, 1/x+y 1/x+y 1/2y एंड 1/y+z, वो किस में दिया हुआ है, एपी में। किसमें गिवन है, एपी में। तो आपको क्या प्रूव करना, अगर ये तीनों टर्म एपी में तो ये प्रूव कर सकते हो कि xyz जो होगा वो तीनों टर्म जीपी। तो अगर ये एपी में दिया है तो क्या कंडीशन फॉलो करेंगे, तो आई तो कमिटेड में जैसे बोल सकते, तो फर्स्ट टर्म माइनस, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म उतना ही होगा जितना थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होगा। इसी का मतलब यही है कि भाई डिफरेंस चेंज होना चाहिए। लास्ट में क्या प्रूव करना है आपको, एक्स वाई जेड किसमें, बोले ऐसा क्या स्टेटमेंट आएगा जिसका बोल पाओगे हाँ भाई एक्स वाई जेड जीपी, वाई का स्क्वायर इक्वल टू, ये प्रूव करना है बेसिकली। और ये गिवन है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो बस एलसीएम वगैरह लेते हैं, x+y 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई -2y, x+y -2y, x-y डिवाइड बाय 2y इंटू एलसीएम यही होगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस y माइनस z, y माइनस z डिवाइडेड बाय y प्लस z इंटू, दोनों तरफ से 2y कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो फिर मेरे हिसाब से कंपोनेंट डिविडेंड कर लेते है ना, मेरे हिसाब से कंपोनेंट डिविडेंड को ज्यादा यूज पड़ेगा, क्योंकि x माइनस वाई अपन x प्लस वाई जैसे टर्म दिखे तो भाई कंपोनेंट डिविडेंड करोगे तो शायद जल्दी हो जाता होगा। अप्लाइंग कंपोनेंट डिविडेंड तो क्या होगा, ऊपर x माइनस वाई प्लस वाई तो 2x, x माइनस वाई माइनस वाई तो -2y, y माइनस z प्लस वाई प्लस z 2y, y माइनस z माइनस वाई माइनस z -2z 2 -2 दोनों तरफ से कट, 2 और 2 पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे xz इक्वल टू किसकी कंडीशन, एपी दिया था वहां से सोल्व करके डीपीपी 248। मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन पहले छुड़वाया था तो आप कर सकते थे, 48 और 49। 44 तो मैंने मना ही कर दिया था, करना ही मत, उसको तो डीपीपी में था तो सर मैंने दो क्वेश्चन और बोला था कि ये मत करना भी, क्योंकि वो कौन से कंसेप्ट के थे, वो थे आप लोगों के एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम वाले, इससे मैंने मना किया था। दोनों डिस्कस कर लेते हैं एक बार, 48 डीपीपी 2 का और 49 डीपीपी 2 का 48। ठीक है, 48 में हमने क्या किया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1,
if x plus y plus z equal to 1 and x y z are पॉजिटिव नंबर, ये बोला गया कि x y z कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो आपको प्रूव करके देना है, क्या प्रूव करना है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड का प्रोडक्ट जो होगा वो एक्स वाई जेड से बड़ा ही होगा इफ एक्स वाई जेड आर एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ये प्रूव करना है। आप अगर देखोगे तो आप लोगों का फर्स्ट यहाँ पर आपको 1 माइनस एक्स दिख रहा है और आपको ये गिवन है, तो ऑब्वियसली अगर ये गिवन है तो इसको यूज करते होंगे आप लोग। इसमें कहीं पर से 1 माइनस एक्स की बात करें तो 1 माइनस एक्स मतलब किसके बराबर की बात करें, वाई प्लस जेड, 1 माइनस वाई मतलब कौन, एक्स प्लस जेड, 1 माइनस जेड मतलब कौन, मतलब देखा जाए तो आप लोगों को दो टर्म का एडिशन देखिए, 1 माइनस एक्स हो रहा है आप लोगों का वाई प्लस जेड, 1 माइनस वाई हो रहा है एक्स प्लस जेड, 1 माइनस जेड हो रहा है एक्स प्लस वाई, तो मुझे दो का एडिशन चाहिए, मुझे तीनों का एडिशन नहीं चाहिए। पर ठीक है ना, y और z का एडिशन चाहिए और मुझे इनइक्वालिटी चाहिए और सामने मल्टीप्लाई है, तो मुझे पता है कि कोई भी नंबर का एरिथमेटिक मीन जो होगा वो ऑलवेज उसके जियोमेट्रिक मीन से बड़ा ही हो सकता है या इक्वल हो सकता है, ये बोल सकता हूँ मैं, y plus z by 2 is greater than equal to root y z। सिमिलरली x और z में भी वही अप्लाई करूंगा तो x plus z by 2 is greater than equal to रूट एक्स है और x प्लस वाई का x और y का एरिथमेटिक मीन x प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हो सकते हैं आपको यहाँ पर वो मल्टीप्लाई में चाहिए तीनों टर्म, एक काम करते हैं तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तीनों इनइक्वालिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y प्लस z बाई 2 x प्लस z बाई 2 x प्लस y बाई 2, तो नीचे क्या देगा 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8, सामने ग्रेटर देन इक्वल, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट है तो राइट में भी मल्टीप्लाई होगा, राइट है तीनों ही रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर ही हो जाएगा सबका मल्टीप्लाई, yz इंटू xz इंटू xy, तो y कितनी बार है, 2 बार, x कितनी बार है, z कितनी बार है, रूट और स्क्वायर हटा दो क्या मिला और ये सामने मल्टीप्लाई करो वही प्रूव करना है, y plus z x plus y greater than equal to कोई भी दो नंबर है तो दो नंबर का एरिथमेटिक मीन तो निकलता ही है, दो टर्म तो हमेशा एपी में होते, कोई दो टर्म एपी में होता है, कोई दो टर्म जीपी में होता है, तो जब आप लोग एक तो y और z लेते हो तो जब मैं एरिथमेटिक मीन बोलूंगा तो सेम मैं ये मान के चलूंगा कि मुझे इसका एरिथमेटिक मीन निकालना है, उसी नंबर का मुझे जियोमेट्रिक मीन निकालना है। तो 48 इस तरह से कर लेना चाहिए, एक मिनट एक बार इसका 49 कर लेते हैं पूरा, फिर आप लोग मुझे बीपीपी 2549 बताओ क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया है, a/2 याद आया ना सर, 49 क्वेश्चन आप चेक करोगे तो 49 क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 3 के बराबर, आपको किसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना है, a स्क्वायर b क्यूब। प्रॉब्लम ये कभी भी नहीं होती कि बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता होता है, इतना तो थोड़ा बहुत तो करके जाते ही, प्रॉब्लम ही होती मैक्सिमम बच्चों को, सबको तो नहीं, तो काफी बच्चों को पता होता है कि हाँ भाई ये होता है कि एरिथमेटिक मीन हमेशा जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, जियोमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, बट प्रॉब्लम ये कि क्वेश्चन से क्योंकि यही नहीं पता चलता को कंसेप्ट लगाना है, जिस चीज का मैं देखो तो आपको कहीं नहीं बोला है कि एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम लगाना है, तो मुझे कैसे पता चले कि वो कंसेप्ट लगाना है, तो मैं देखता हूँ कि जब मुझे बोला कि इनइक्वालिटी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना है, तो ये इनइक्वालिटी की बात आ गई, तो जहां पर भी इनइक्वालिटी की बात आएगी फिर किसी का ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना हो, लीस्ट वैल्यू फाइंड करना, मेरे पास और कोई कंसेप्ट नहीं, तो जब साइन का ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करो तो मैं इसको यूज नहीं करूँ, मुझे पता है साइन की ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 होती है, जहां पता है तो उसकी जरूरत नहीं है, पर जहां नहीं पता है तो फिर आप इसको यूज करो, तो उसके हिसाब से आपको s स्क्वायर चाहिए, s स्क्वायर तो a को 2 बार मल्टीप्लाई करने से ही आएगा, तो क्या करेंगे, इस a को क्या लिख सकते हैं,
a/2 प्लस a/2। b कितनी बार चाहिए? 3 बार। तो b को 3 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, b/3 प्लस b/3 प्लस b/3। सही है। और c आपको 2 बार चाहिए तो उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, c/2 और। तो पहले ये 3 टर्म्स, अब 3 नहीं है। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 है। तो डिवाइड बाई 7 और सामने ये सातों का प्रोडक्ट और उनका कौन सा रूट? 7 नंबर का मल्टीप्लाई तो रेज़ टू पावर 1/7, रेज़ टू पावर 1/7। और इन सब का मल्टीप्लाई होगा, a कितनी बार आएगा? 2 बार, b 3 टाइम्स, c 2 बार, नीचे 2 कितनी बार आ जाएगा? यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, तो 4 टाइम्स। और 3 कितनी बार? 3 टाइम्स। अरे पूरे का एडिशन तो है, तो ये है प्लस b प्लस c, जो कितना दिया हुआ है 3। ऊपर 3 आ गया, नीचे 7 है, 3/7। और ये जो पावर 1/7 है वो जब दूसरी तरफ जाएगा तो 7। और फिर ये 2/4 into 3/3 भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। This one is greater than equal to h square b cube c square। इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ गई। 3 का पावर 7 था, यहाँ पर 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 10, 2 का पावर 4 और डिवाइड बाई 7 इसी को आंसर छोड़ देना, तो 3 का पावर 10 और 7 से ढूंढ नहीं पाएंगे। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो जहां पर आप लोगों को इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और मेरे पास कोई कंसेप्ट नहीं हो उसके रिलेटेड, तो आप एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम यूज करो। कौन सा बोलते साहब? 20 डिग्री 3 का तो मुझे एक चीज बताओ, आप 20 वाले क्वेश्चन में जो मैं पूछ रहा हूँ इसका आंसर तो काफी बता है। उसमें 3 चीजें रहेंगी, s1 s2 s3 आर द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, देयर स्क्वायर एंड देयर क्यूब। तो मुझे बताओ x1 की फॉर्मूला क्या होती है? वो पता है, तो बताओ क्या होता है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एडिशन? n + 1 n + 2 सिग्मा n फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एडिशन क्या होता है? बोले ना s1 जो है क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट सिग्मा n की फॉर्मूला क्या होती है? फॉर्मूला नहीं पता कि कैसे आप सिग्मा n की फॉर्मूला क्या होती है? क्या होती है सिग्मा n की फॉर्मूला? फिर s2 बोले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का एडिशन क्या होता है? n × n + 1 × 1 डिवाइड बाय 6। s3 क्या होता है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का क्यूब का एडिशन n × n + 1/2 का। ये उसमें बोल दिया s1 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एडिशन, s2 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का एडिशन, s3 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का क्यूब का एडिशन। तो पूछा कि अगर ऐसा है तो प्रूव करके दो। 9 टाइम s2 स्क्वायर, 9 टाइम s2 स्क्वायर किसके बराबर है? s3 × 1 + 8 s1। किसको लेके प्रूव करना ज्यादा इजी है? जिसमें ज्यादा टाइम हो। तो आरएचएस को लेके सोल्व करते हैं। आरएचएस में क्या दिया? s3 × 1 + 8 s1। s3 मतलब n + 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। s1 मतलब n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये 2 4 जाए n × n + 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर प्लस 4n × 1 तो 4n और ये +1 हो जाएगा।
ये तो 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 जो है वो तो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी बन गया किसका, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिखा आपको? अब तीनों पूरे टर्म ही अगर स्क्वायर के अंदर है, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, साथ में लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पूरे का n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये किसकी फॉर्मूला आता है, S2 है वो आपका, पर डिवाइड में क्या चाहिए, है कितना, तो मेरे पास क्या लिखेंगे 3, एक काम करता हूँ ना, 6 लाने के लिए 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो सामने 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब ये n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 को क्या लिख सकता हूँ, x2, तो क्या हो गया अंदर 3, ये जो मल्टीप्लाई है तो वो बचा, x2 हो गया और स्क्वायर, तो 3x2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में तो बस सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन कुछ फॉर्मूला पता है अपने, तो फॉर्मूला वाले याद ही नहीं हुआ आपको। सारा समझा उसको, it will be 247। एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन कहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, फर्स्ट है, तो 47 में क्या बोला है आप लोगों कि 2 नंबर है, कौन कौन से, an देखो 47 को आपको बोला जाता है कि A be the one arithmetic mean and G1 G2 be the 2 geometric mean between, तो B और C कौन से टर्म हुए हमारे, फर्स्ट एंड लास्ट, और उन B और C के बीच में पहले arithmetic mean इंसर्ट हुआ जिसको हम लोगों ने A नाम दिया, तो ये B और C कौन सी सीरीज होगी, AP, फिर उसी B और C के बीच में 2 जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट हुए G1 एंड, तो ये सीरीज क्या होगी, ये फर्स्ट क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन हो गया, फर्स्ट सेंटेंस का। उसके बाद आपको बोला है कि प्रूव करके दो, G1 का क्यूब प्लस G2 का क्यूब इक्वल टू 2AB, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब, G1 को पता करने के लिए आपको रेशियो पता होना चाहिए, जीपी में क्या चाहिए आपको, रेशियो तो चाहिए। इस पूरे सीरीज में टोटल की सेटअप 4, उस फर्स्ट टर्म की वैल्यू, फर्स्ट टर्म कौन है, सी, फर्स्ट टर्म की फॉर्मूला ए कौन है, बी, आर पता नहीं, तो व्हाट इज आर क्यूब, सी बाई बी, व्हाट इज आर, क्यूबिक रूट ऑफ सी बाई बी, और G1 क्या है मेरा, सेकंड टर्म जो किसके बराबर होगा, अगर मेरा फर्स्ट टर्म बी है तो मेरा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, बी आर कौन है, सी बाई बी रेज टू पावर, यहाँ पर बी का पावर कितना, यहाँ पर बी का पावर कितना, 1 में से 1/3 जाएगा तो क्या बचेगा, और सी का पावर, फिर आपको G2 चाहिए, G2 मतलब आपका थर्ड मतलब बी के बाद बी आर के बाद बी आर स्क्वायर, तो बी इंटू सी बाई बी का पावर, बी के पावर, यहाँ पर बी का पावर 1 में से 2/3 गया, 1/3 इंटू सी रेज टू पावर, ये किसके लिए, G2 की, ये किसकी वैल्यू है, आपको ढूंढना क्या है, G1 का क्यूब प्लस G2 का क्यूब, G1 का क्यूब, G1 ये है b रेज टू 2/3 c रेज टू 1/3 का क्यूब, G2 इज b रेज टू 1/3 c रेज टू 2/3 का क्यूब, ये जो पावर थी वो दोनों का पावर होगा, क्या रहेगा, b स्क्वायर c, यहाँ पर क्या रहेगा, bc स्क्वायर, b स्क्वायर की और bc स्क्वायर में से क्या कॉमन, क्या रहेगा अंदर, यहाँ तक पहुंचे। अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया, बीएससी किसमें है, अगर बीएससी या फिर में इसका मतलब 2a किसके बराबर है, इस b प्लस c की जगह पर क्या रख सकते हैं, तो 2a रख दोगे तो 2a into bc, तो आंसर इज आपको है ना।
इसमें इस तरह ध्यान रखना, मीन हमेशा फर्स्ट और लास्ट के बीच में इंसर्ट होता है। DPP3 का 18th क्वेश्चन देखो। उस 18 क्वेश्चन का एंड टर्म DPP3 में 18 क्वेश्चन का एंड टर्म क्या है? उसका फोर्थ टर्म बता सकते हो? 1/1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 होगा। कैसा है सीरीज? आपको सीरीज समझना पड़ेगा। जैसे 18 का फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। उसके बाद कैसा है? 1 + 1/2 मतलब 1/2 है। फिर 1 + 1/2 + 1/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर, ऐसा पैटर्न है। तो इसके बाद का टर्म 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब। तो फिर इस सीक्वेंस का एंड टर्म क्या होगा? 1 + 1/2 + 1/2 क्यूब, और ये एंड टर्म में तो कहाँ खत्म होगा? 1/2 पे खत्म होगा, एंड पे नहीं होगा। क्योंकि आप देखो ना, सेकंड टर्म था तो 2⁻1 पे खत्म हुआ, थर्ड टर्म था तो 2⁻2 पे खत्म हुआ, फोर्थ टर्म था तो 2⁻3 पे खत्म हुआ, तो एंड टर्म होगा तो 2⁻, ये आपका टी है। और ये कौन सी पूरी सीरीज जीपी, पूरी सीरीज किसमें? जीपी के एडिशन की फॉर्मूला a into 1 - r raised to power n। नंबर ऑफ टर्म तो नहीं है, वो तो 2⁻0 से चलोगे 2⁻n - 1 तक गया, तो नंबर ऑफ टर्म नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ वो तो दिख रहे हैं। सेकंड टर्म में 2 टर्म, थर्ड टर्म में 3 टर्म, फोर्थ टर्म में 4 टर्म, टेंथ टर्म में 1 - r raised to n divided by 1 - r, 1 - 1/2 की वैल्यू, वो 1/2 का 2 ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो क्या बचा? टीएन टर्म आपका 2 × 1 - 1/2 का पावर n। जो बाकी सारे क्वेश्चन के टीएन टर्म से थोड़ा अलग है, पर चेक तो करते हैं टीएन टर्म से। ये कैसे चेक करोगे? n को अगर 1 रखोगे तो 1 आना चाहिए, n को 1 रखा, 1 - 1/2, 2 और 2 पर 1 आ गया। n को 2 रखते हैं, 1/2 का स्क्वायर 1 - 1/4, 3/4, और ये 2 था 3/2, व्हाट इज 1 + 1/2? चलो टीएन टर्म तो सही है। अब ढूंढना क्या है? बस ऐसे, तो ऐसे जब ढूंढोगे तो इसमें सिग्मा लगाओगे, इसमें सिग्मा लगाओगे तो 2 तो कांस्टेंट है, सिग्मा किस में लगेगा? सिग्मा 1 में लगेगा और सिग्मा 1/2 n में लगेगा। सिग्मा किस में लगेगा? 1 में लगेगा और सिग्मा 1/2 n में लगेगा। सिग्मा 1 n, सिग्मा 1 का मतलब क्या होता है? सिग्मा 1 का 1 + 1 + 1 तो n हो जाएगा। और ये फॉर्मूला में देखो तो हमारे पास कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिग्मा n आता है, सिग्मा n स्क्वायर आता है, तो सब की तो फॉर्मूला है, और इसकी थोड़ी ना कोई फॉर्मूला है। तो जब फॉर्मूला नहीं होगा तो सिग्मा हटाऊंगा मैं, सिग्मा हटाऊंगा, एनक्यूएल ताल्लुकात होती है हमेशा, एनक्यूएल ताल्लुकात होती है 0 से। यहाँ पर आप देखो तो एनक्यूएल कहाँ से चालू होगी? 1 - 1/2 1 से
और कहाँ तक जाएगा, n तक, है ना। n हमेशा 1 से चालू होकर कहाँ तक जाते हैं। तो अगर आप n की वैल्यू चालू करोगे हटाना, तो n की वैल्यू 1/2, मतलब सिग्मा हटाओगे तो फिर 1/2 का स्क्वायर, फिर 1/2 का क्यूब, कहाँ तक 1/2 रेज़ टू कौन सी सीरीज बन सकती है, जीपी के एडिशन की फॉर्मूला a into 1 minus r raised to power n divided by 1 minus r. What is 1 minus 1/2? वो 1/2 और ये 1/2 कैंसिल, तो फाइनली क्या मिला आपको, ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 और ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस, फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 1 होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो n माइनस 1 प्लस 1/2 रेज़, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करने का मतलब नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, S2 के रेंज को 2 रखोगे, 2 माइनस 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 माइनस 1 1 प्लस 1/4 5/4 इंटू 2 5/2, क्या आंसर आया। ऊपर चेक करके देखते हैं क्या इसका आंसर 5/2 आ रहा है। दो टर्म का 1 प्लस 1/2 3/2 1 प्लस 3/2 आ गया। तो हो सकता है कि आपके पास पीएन टर्म के अंदर सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब नहीं लग रहा है, जीपी बन रहा है, जीपी बना लो। आप लोगों को टेक्स्ट बुक में लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट में 3-4 वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं। पहले तो एक बार ये वर्ड प्रॉब्लम था सेकंड लास्ट एक्सरसाइज में, ये हमारे जीपीपी में भी था। इफ अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो ये जीपीपी में भी था। जीपीपी 2 का 25 अगर मॉड्यूल में देख रहे हो तो, और बुक में देख रहे हो तो सेकंड लास्ट एक्सरसाइज का, मतलब सेकंड एक्सरसाइज का 32nd क्वेश्चन मिला। इफ अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दो ही रूट होते हैं ना, उन दोनों का अरिथमेटिक मीन कितना दिया, 8, और जियोमेट्रिक मीन कितना दिया। तो अगर मैं मान लूं कि मेरे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट और अज्यूम कर लूं कि रूट अल्फा एंड बीटा है, तो गिवन क्या, अगर रूट अल्फा एंड बीटा है तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या बोलोगे, अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दिया हुआ है 8, और उनका जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, वो कितना दिया हुआ है
तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 8 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना, रूट अल्फा बीटा 5 है, तो अल्फा बीटा कितना। अगर आपके पास रूट्स का एडिशन और रूट्स का प्रोडक्ट हो तो क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। क्या होता है 10th वाला कंसेप्ट, माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, तो सम ऑफ रूट्स कितना है 60, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना। फिर लास्ट एक्सरसाइज के बाद वर्बली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा 31 इसी में देखो एक बार 31 भी देख लेते हैं और सेकंड एक्सरसाइज पर क्या बोला है, व्हाट विल बी ₹500 अमाउंट टू बी इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिटेड इन अ बैंक व्हिच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। अब सब लोगों को ये तो पता होगा कि इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर कौन सा इंटरेस्ट की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट जो इंक्रीज हो जाता है हर साल, तो आपका प्रिंसिपल चेंज होता है। यहाँ पर आप लोग क्या बोले, कितने रुपए डिपोजिट किए 500, कितने साल के लिए 10 years के लिए। What will be ₹500 amount to in 10 years after it's deposited in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। इसलिए पहले तो जब जमा किए थे तब तो 500 रुपीज थे, एक साल के बाद आफ्टर 1 year वो अमाउंट कितना बन गया। स्टार्ट हमने कहाँ से किया 500 मैंने डिपॉजिट कर दिया, उसके एक साल के बाद जब देखने जाऊंगा तो मेरा अमाउंट कितना बन चुका है, कितना बन जाएगा 550 मतलब 500 का कितना परसेंट मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। आफ्टर 1 year वो अमाउंट क्या बना होगा 500 प्लस 10% ऑफ 500, ये होगा ना। तो जब 550 बोल लो उसका मतलब ये हुआ ना कि 500 मेरा कॉमन निकला होगा तो 1 प्लस 1/10 बचा होगा, सही है। 500 1 प्लस 1/10 इज 1120, तो फिर वो 0 0 कैंसिल होकर आप लोग बोल रहे हो 550 कैंसिल, सही है कि 500 का कितना बन जाएगा 550। ये तो फर्स्ट ईयर के बाद। सेकंड ईयर के बाद, अब सेकंड ईयर के बाद जो आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा किस पे मिलेगा 550 पे मिलेगा, राइट। अब जैसे 550 हुआ 550 पे मिलेगा, 550 पे कितना मिलेगा 10% ऑफ 550। तो यहाँ पे क्या कॉमन, आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, आपको पैटर्न बनाने की ट्राई करना चाहिए। बन क्या रहा है 550 कॉमन 0 0 कैंसिल, क्या बना 1 प्लस 1/10, 1 प्लस 1/10, 1 प्लस 1/10 मतलब 11/10। अरे 550 भी कैसा है 550 आएगा इसका कैसे 500 इंटू 11/10 को छोड़ दिया तो 550 आएगा ना। तो पूरा सीरीज कैसे बन रहा है, स्टार्ट 500 से किया, एक साल के बाद अमाउंट क्या बना 500 इंटू 11/10, 2 साल के बाद अमाउंट क्या बना 500 इंटू 11/10 का, तो 3 साल के बाद क्या बना 500 इंटू 11/10 का होल क्यूब। 4th ईयर के बाद क्या बना होगा 500 इंटू 11/10, कौन सी सीरीज है, कितना है कॉमन रेशियो, आपको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में। 10 साल के बाद ये अमाउंट कितना हो गया होगा। सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर के बाद ये हुआ, सेकंड ईयर के बाद ये हुआ, थर्ड ईयर के बाद ये हुआ, तो इनडायरेक्टली आपको इस सीरीज का कौन सा टर्म ढूंढना है, टेंथ टर्म ढूंढना है। इस सीरीज का टेंथ टर्म ढूंढना है तो 10 टर्म बिफोर मिला a into r raised to power n minus 1,
सो देन 11/10 का पावर 9 और यहाँ पर ऑलरेडी 11/10 है, तो क्या हो जाएगा 500 इंटू 11/10 का पावर, इतना अमाउंट हो जाएगा। सबसे आंसर भी इसी फॉर्म में छोड़ना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली जैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला होते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट मसले होंगे कभी ना कभी। क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर n। तो देखा जाए तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला है जीपी की फॉर्मूला से आया हुआ है। आपको अगर n ईयर के बाद, ये तो 10 ईयर के बाद आपको ढूंढना था, अगर आप लोगों को बोला था कि आप n ईयर के बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपको n टर्म ढूंढना पड़ता, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर n टर्म ढूंढते तब क्या करते हैं 500 इंटू 11/10 रेज़ टू पावर n टर्म ढूंढना तो n - 1 करते ना। जब टेन टर्म ढूंढना तो क्या करता है टेन टर्म इक्वल टू 500 इंटू 11/10 रेज़ टू पावर n - 1। टेन टर्म की वैल्यू हो जाती है आप लोगों की। अब ये 500 जो है और 500 इंटू 11/10 पर ये कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म ये था 11/10 एक बार इंक्रीज कर दिया। ये 500 क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, 500 क्या है प्रिंसिपल अमाउंट। ये 11/10 को मैं लिख सकता हूँ, आया भी इंटरेस्ट था 1 + 1/10 को सिंप्लीफाई करके यदि आया था ना रेज़ टू पावर, ये तो फॉर्मूला। P is your principal, R is your rate of interest, तो यहाँ पर 10 रखोगे तो 10/100 1/10 हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं फाइनल अमाउंट फाइंड करने के लिए, वो बना तो जीपी से ही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कौन सा सीक्वेंस देता है जीपी देता है, और सिंपल इंटरेस्ट कौन सा सीक्वेंस देता है एपी देता है, क्योंकि उसमें तो हर बार प्रिंसिपल अमाउंट सेम ही रहता है 500 तो वो एपी देता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या देता है जीपी देता है। एक बार लास्ट एक्सरसाइज भी निकाल लो। तो लास्ट एक्सरसाइज के सारे मैक्सिमम सारे क्वेश्चन डीपीपी में है। ये 11 क्वेश्चन डीपीपी में नहीं है, पर अब आप लोग को आता है, आना चाहिए। 11 का फर्स्ट आंसर बता सकते हो? 5 की सीरीज है ना, 5 + 55 + 555 क्या कॉमन लोग हैं 5 कॉमन 9 से डिवाइड और 9 की सीरीज बनेगी, और 9 की सीरीज का मैंने तो बोला था आपको आंसर भी याद कर लेना। क्या था आंसर 9 की सीरीज का क्या था, आपने क्या किया था फिर वो 9 की सीरीज का उसको 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 ऐसे लिखा था। तो 10 100 1000 ये किसमें बना था जीपी में। तो उसमें जब जीपी की फॉर्मूला अप्लाई किया था तो a मतलब 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर n - 1 डिवाइड बाय 9, और -1 + 1 + 1 कितनी बार n टाइम। तो वो 9 की सीरीज का आंसर होता है एडिशन का 10/9 इंटू 10 रेज़ टू n - 1 n। याद कर तो करता है, वरना कोई नहीं, वो तो डिराइव करने थोड़ी दो स्टेप ही चलो बनाना। और फिर उसी 11 का सेकंड पार्ट था 0.6 0.66 0.666, तो उसमें क्या करना है 6 कॉमन सीरीज के सीधे 6/10 66/100 666/1000। तो उसमें भी हम क्या करते थे 6 कॉमन लेते थे, 9 से डिवाइड करते थे, 9 से मल्टीप्लाई करते थे, 9/10 99/100 999/1000 ऐसे लिखते थे। और फिर 9/10 को क्या कर लेते थे 1 - 1/10 99/100 को 1 - 1/100 999/1000 को 1 - 1/1000 ये करते थे। फिर 1 कितनी बार ऐड होगा n टाइम, और बाकी जो सीरीज बचेगी 1/10 1/100 1/1000 वो क्या बन रहा है
उसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो वर्ड प्रॉब्लम है, बोला है वर्ड प्रॉब्लम में अ फार्मर बाइज ए यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। कितने का खरीदा? 12,000। ही पेड ₹6,000 कैश, मतलब जो डाउन पेमेंट होता है वो 6,000 दे दिया उसको, एंड एग्री टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him? क्वेश्चन एक बार मैं समझा दूं। भाई एक फार्मर ने एक पुराना ट्रैक्टर खरीदा, कितने में? 12,000 में। उस 12,000 उसके पास थे नहीं अच्छा, तो उसने क्या किया कि मैं तेरे को अभी 6,000 दे देता हूँ। तो 6,000 को क्या बोलते हैं अपने लोग? डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। तो उसने डाउन पेमेंट कितना दिया? 6,000। अनपेड अमाउंट कितना बचेगा? अब सामने वाला जो बंदा था उसने बोला कोई बात नहीं भाई, तू 6,000 देगा, बचा कितना? 6,000। उसपे तेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तेरे पास नहीं है तो मेरे कोई बात नहीं, मैं इंटरेस्ट दे दूंगा। और क्या इंटरेस्ट देगा वो? 12% ऑन द अनपेड अमाउंट। सीधी बात है, जब मैं पे कर दूंगा जितना अमाउंट उसको कोई ना इंटरेस्ट दूंगा। तो पूछा गया कि उसको ट्रैक्टर एक्चुअल कितने में पड़ता है? दिखने में 12,000 लग रहा है, पर 12,000 नहीं पड़ता, उसको इंटरेस्ट भी तो दे रहा है। तो 6,000 का डाउन पेमेंट हो गया, ये डाउन पेमेंट छोड़ देते हैं। अब बाकी का जो अनपेड अमाउंट है कितना? 6,000। उसमें पहले साल वो इंटरेस्ट किस पे देगा? और कितना इंस्टॉलमेंट भर रहा है? 500। तो 500 तो दे ही रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको कितने, उस फार्मर को कितने का पड़ने वाला है? 500 प्लस 12% ऑफ 6,000। तो 6,000 जो अनपेड है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी तो देगा। तो कितना है ये कैंसर? कितना हो गया? 500 प्लस 720। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट वो 500 का तो देगा ही, राइट? और प्लस क्या देगा? 12% देगा। और 12% किसका? 5,500 का, क्योंकि 500 तो दे चुका है। तब उसके पास अनपेड अमाउंट 6,000 है ही नहीं। अब अनपेड अमाउंट कितना है? 5,500 है, उसमें और 12% देगा। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट उसको कितने का पड़ेगा? 500 प्लस 12,500 और 5,000, और 500 दे चुका है। ऐसे वो कितने इंस्टॉलमेंट दे रहा है? 12। बस 6,000 तो बाकी थे। 500 के कितने देगा? 12। तो उसका 12th इंस्टॉलमेंट। मैं हर एक इंस्टॉलमेंट थोड़ी ना काउंट करने बैठा हूँ, मैं तो पैटर्न बना लूंगा। 12th इंस्टॉलमेंट भी कितने का होगा? 500। और उस टाइम पर जो इंटरेस्ट दे रहा होगा वो कितने पे दे रहा होगा? 500 पे दे रहा होगा। तो लास्ट कितने अमाउंट बचा होगा? 500 देते देते। तो एक्चुअल उसने क्या पे किया? ये 12 इंस्टॉलमेंट को अगर जोड़ूंगा तो 500 कितनी बार पे किया? 12 टाइम। तो 500 12 टाइम पे किया तो 6,000 तो वही पे कर चुका है। प्लस वो 6,000 देने के बाद ये जो पूरी सीरीज थी ये सोल्व नहीं करता मैं, ये 12 का 100 ही रहने देता, सोल्व मत करो। तो आप ये 500 12 टाइम को 6,000 हुआ। ये जो सारे का मतलब क्या कॉमन है? 12/100। अंदर क्या बचेगा? 6,000 5,500 प्लस 5,000 कहाँ तक? इसमें से भी क्या कॉमन है? 500। तो 500 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचेगा? 12 प्लस 11 प्लस 10 कहाँ तक? 1। ये 100 5 500, 6,000 प्लस 12 5 60। और ये तो सिग्माइन वाली सीरीज हो गई। सिग्माइन की फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये 6। तो कितना हो गया? 6,000 तो पे किया ही था, प्लस 16 इंटू 78। तो 16 टू 78। तो 16 टू 78 करेंगे तो कितना आएगा?
4660 ना, बराबर है ना। तो उसको टोटल कितने में पड़ा क्रेडिट? 16,680 का। कैसे 16,680? डाउन पेमेंट तो दिया था 6,000, वो 6,000, ये 6,000, 12,000 और ये 4,680। तो कितने का हुआ वो? 16,680। ये कौन सी स्लिप बन गई थी? एपी का यूज। फिर नेक्स्ट काफी कुछ वैसा ही है, तो मैं वापस नहीं कर रहा हूँ। उसमें बस ट्रैक्टर की जगह स्कूटर खरीदा है ना। 22,000 का स्कूटर है, 4,000 डाउन पेमेंट देता है, बाकी 18,000 के 18 इंस्टॉलमेंट बना लेता है 1,000 के, और अनपेड अमाउंट पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो पूछा गया कि टोटल कॉस्ट कितना होगा? तो सेम ही है। थर्ड पे आ जाओ। A person writes a letter to 4 of his friends. A person writes a letter to 4 of his friends. He asks each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instruction that they move the chain similarly. Assuming that the chain is not broken and said it costs 50 paise to mail one letter. एक लेटर को मेल करने के 50 पैसे लगे। तो बोले कि फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज में each set of letter is made. पहले क्वेश्चन समझते हैं। मैंने अपने 4 फ्रेंड को लेटर लिखा, ठीक है। मैंने अपने 4 फ्रेंड को लेटर लिखा और फिर जो चारों फ्रेंड को जिनको लेटर लिखा ना, उनको वापस सेम प्रोसीजर करने को बोला। मैं तुम भी आगे साल को फॉरवर्ड करो, तो चेन ब्रेक नहीं करना है। तो मैंने जब लेटर लिखा होगा तो मैंने कितने को लिखा? 4 को। मैंने कितने को लिखा होगा? ए है तो ए ने बी सी डी ई, मैंने 4 को लिखा, वो बी ने वापस 4 को लिखा, सी ने भी 4 को लिखा, डी ने भी, ई ने भी 4 को। तो आपका चेन कैसा होगा? पहला सेट 4 लेटर का, दूसरा सेट 3 की हर एक ने 4 को लिखा, फिर जो 16 लोग होंगे उसमें से हर एक ने 4 को लिखा, तो कितना हो गया होगा? 60। करेक्ट। फोर्थ स्टेप जो होगा सीरीज कौन सी बनती? कितने करेक्ट? 4 का। इसका 8 सेट बता देना। 8 सेट मतलब 8 टर्म ढूंढना है। एक टर्म की फॉर्मूला a into r raised to power n minus 1। तो 4 into 4 raised to 7, तो 4 raised to 8, या तो 2 raised to 16। लास्ट जो 8 सेट होगा ना, तो कितने लोगों को लेटर दिया होगा, और हर लेटर को मेल करने के लिए कितने रुपए लेंगे? 50 का। इसमें टोटल कॉस्ट कितना पड़ा होगा? 2 raised to 16 into 50 पैसा मतलब 1/2 रुपीज, तो 2 raised to power कितने रुपये लगे जिसको मेल करते हैं? उन्होंने पूछा था कितना अमाउंट लग जाएगा। इसमें जो सीरीज बनी 50 बनी, 16 अभी जो किया था वैसे ही कुछ है, और पीछे जो किया था ना वो पैसे डिपॉजिट किए और वो सब। A man deposited ₹10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest annually. Find the amount in 15 years. Since he deposited the amount and also calculate the total amount after 20 years. कौन सा इंटरेस्ट की बात हो रही है? तो कौन सा सीक्वेंस चलना है? पहले कहाँ से चालू किया, मतलब कितना डिपॉजिट हुआ? 10,000, और कितने साल के बाद का अमाउंट पता करना है? फाइंड द अमाउंट इन 15 years since he deposited। 15 year के अंदर कितना डिपॉजिट हो गया होगा? उसने डिपॉजिट किया 10,000, एक साल के बाद उसको 10,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 5%। तो 10,000
प्लस 10,000 इंटू 5/100 यही होगा। एक साल के बाद उसने जो 10,000 रुपीज डिपोजिट किया होगा उसका अमाउंट कितना हो जाने वाला है 10,000 प्लस 10,000 इंटू 5/100 कितना हो जाएगा ये 10,000 प्लस 500 तो 10,500 हर साल उसके अमाउंट में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा 500 क्योंकि हर साल इंटरेस्ट किस पे मिलना है 10,000 पे मिलना है क्योंकि तो सिंपल इंटरेस्ट है जो आपको एक्चुअल प्रिंसिपल उसी पे मिलेगा तो आपको आपकी सीक्वेंस सेट हो जाएगा। एक साल के बाद 10,500 2 साल के बाद 11,000 3 साल के बाद 11,500 राइट सही है। आपको इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म फाइंड करना है आपको इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म फाइंड करना है दो चीजें पूछी क्वेश्चन क्या क्या पूछा है फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस डिपॉजिट द अमाउंट उसने डिपॉजिट करवाया उसके 15th ईयर के बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा तो सीक्वेंस का कौन सा टर्म पता कर लूंगा ठीक है और फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू b डिफरेंस कितना 500 फर्स्ट टर्म कितना 10,500 अच्छा इसमें आप लोग 15th टर्म मत फाइंड करें सो 14th टर्म फाइंड करें क्योंकि क्वेश्चन की तरफ से फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस डिपॉजिटेड तो उसने 1,000 रुपए जमा करा उसके बाद एक साल के बाद ये अमाउंट हुआ होगा ना तो आपको अगर 15th ईयर में कितना हुआ तो कौन सा टर्म ढूंढना पड़ेगा 14th टर्म ये आप लोग का 3 से डिपॉजिट थोड़ी था इसमें तो उसने कितना डिपॉजिट किया था ये तो आफ्टर 1 ईयर का अमाउंट है मतलब ये आपको कब दिखेगा एक साल बाद मतलब आपको देखा है तो सेकंड ईयर के फर्स्ट डे मतलब जनवरी में अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ जनवरी 2025 में किया मैंने 10,000 डिपॉजिट तो मुझे ये 10,500 कब दिखने वाला है 2026 में दिखेगा इसलिए अगर मुझे 15th ईयर में कितना चाहिए वो अमाउंट देखना है डिपॉजिट करवाने के बाद तो मुझे टर्म कौन सा ढूंढना पड़ेगा 14th टर्म कौन सा ढूंढना पड़ेगा 14th इसमें 14th टर्म ढूंढते हैं फिर उसका नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 years टोटल अमाउंट आफ्टर 20 years तो क्या करोगे S20 ढूंढेंगे पर आपको S19 अब वापस क्वेश्चन पढ़ो ऐसा है क्या क्वेश्चन में कि मैं हर साल 10,000 जमा कर रहा हूँ एक बार मैंने डिपॉजिट कर दिया फिर खत्म क्वेश्चन आप रीड करोगे इससे बहुत फर्क पड़ेगा जो आप लोग बोल रहे हो वो कब आंसर होगा जब मैं हर साल 10,000 जमा कर रहा होता इसमें तो कैसा है कि आपने एक ही बार 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया और फिर अगर मुझे बोलते हैं कि 20 years के बाद क्या हो जाएगा जैसा नहीं कि मैं 20 फाइंड करने वाला मैं सीक्वेंस का 20 टर्म ढूंढ लेने वाला 20 साल के बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा तो मैं एक बार इन सबको एडिशन करूंगा जिसका मैं हर साल 10,000 डिपॉजिट कर रहा हूँ और प्लस उसमें मुझे 500 एक्स्ट्रा मिल रहा है इंटरेस्ट वाला ऐसा थोड़ी आपने चाहे क्यों 10,000 डिपॉजिट करो उसके बाद आपने कभी डिपॉजिट करवा ही नहीं है तो बेसिकली आप लोगों को कौन सा टर्म ढूंढ के देना है 20th टर्म ढूंढना है वहां पर 19th मंथ ढूंढने को उन्होंने 20 years के बाद वाला पूछा ये 15th ईयर के स्टार्टिंग में पूछा था इन 15th ईयर वो 20 years के आफ्टर 20 years तो उसमें आप लोगों को कौन सा टर्म ढूंढना पड़ेगा 20th से आपको एक बार 14th टर्म ढूंढना एक बार 20th टर्म ठीक है आपके अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट पे क्या हुआ होगा 10,000 होगा बाकी जो 505 रुपए मिल रहे हैं ना एक्स्ट्रा बस वो बड़ा होगा और कुछ नहीं बड़ा होगा इंटरेस्ट हमें से सिंपल इंटरेस्ट कोई भी बैंक वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं देता हर बैंक कौन सा इंटरेस्ट देता है कंपाउंड इंटरेस्ट देता है वरना तो कोई रखेगा नहीं बैंक 500 रुपए के लिए कौन रखेगा फिर नेक्स्ट वाला डेप्रिसिएशन समझते हो क्या
जैसे हम लोग कोई सपोज गाड़ी खरीदते तो गाड़ी इंक्रीमेंट होता है डिक्रीमेंट होता है तो डेप्रिशिएट होता है। कोई वीएससी खरीदा होगा तो डेप्रिशिएट हो गया होगा। तो हर चीज डेप्रिशिएट होता है, स्पेसिफिकली मशीन की जो होती है। तो यहाँ पर 17 उसके ऊपर है। और मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड दैट द वैल्यू ऑफ ए मशीन which cost him rupees 15,625. 15,625 will depreciate each year by 20%. Find the estimated value at the end of 5 years. एक मशीन भी जब खरीदा मैंने तो मुझे पड़ा था 15,625 का, बट मुझे ये भी पता था कि उसका डेप्रिसिएशन होने वाला किस रेट से डेप्रिसिएट हो रहा है, किस रेट से डेप्रिसिएट हो रहा है, 20% से डेप्रिसिएट हो रहा है। 15,625 20% के हिसाब से डेप्रिसिएट हो रहा था। एक साल के बाद मेरा अमाउंट क्या बन गया होगा उस मशीन का? एक साल के बाद मैंने आज खरीदा, 1 ईयर के बाद वो अमाउंट क्या दिखने वाला है? 15,625 माइनस 20% ऑफ 15,625। एक साल के बाद ये हो जाएगा। मतलब बेसिकली इससे जब क्या कॉमन है, 15,000 into 1 minus 20/100, 20/100 मतलब 1/5 हो जाएगा नहीं, 1 minus 1/5 4/5। एक साल के बाद मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर? आफ्टर 2 इयर्स क्या हो जाएगा? अब आपका डेप्रिसिएशन कौन से कॉस्ट होगा, इस पे होगा कि इस पे होगा? इस पे होगा। एक साल के बाद ये अमाउंट होगा, डेप्रिसिएट भी इसी का होगा। इसका डेप्रिसिएट होगा आफ्टर 2nd ईयर। क्या होगा? 15,625 इंटू माइनस 20% ऑफ 15,625 इंटू 4/5। क्या होगा? 15,625 इंटू 4/5 क्या बचा अंदर? 1 minus 20% तो 1/5, 1 minus 1/5 तो 15,625 into 4/5 का ये 2 साल की बात हुआ। अब पूरा सीक्वेंस देख लेते हैं। एक साल के बाद 15,625 into 4/5, सेकंड ईयर के बाद 15,625 into 4/5 का 3 साल के बाद into 4/5 का कौन सी सीरीज? जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी लेता है ना, वैसे डेप्रिसिएशन भी जीपी लेता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बस वैल्यू इंक्रीज होता है, इसमें वैल्यू बट दोनों में देगा वो जीपी। इसका क्या मतलब हो रहा है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट भी जीपी है, डेप्रिसिएशन भी जीपी है, कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू इंक्रीज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू इंक्रीज होता है, डेप्रिसिएशन में वैल्यू डिक्रीज होता है। इसका क्या मतलब निकालो? ये तो दोनों ही जीपी, तो दोनों में फर्क क्या होगा? एक में रेशियो 1 से बड़ा होगा, कब? कंपाउंड इंटरेस्ट। रेशियो 1 से बड़ा होगा तभी तो वैल्यू इंक्रीज होगा, और एक में रेशियो डेप्रिसिएशन में रेशियो आपको 1 से छोटा होगा। कितना रेशियो इसका? 4/5, तभी तो वैल्यू कम होगी। और आपको इस क्वेश्चन का फिर बोला कि 5th ईयर के बाद आपका मशीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? डायरेक्टली सीक्वेंस का कौन सा टर्म ढूंढ के देना है? 5th टर्म ढूंढ के देना है, सीक्वेंस का 5th टर्म ढूंढ के देना। ठीक है। और इसका 18 क्वेश्चन हुआ डीपी में 150 वर्कर्स वाला, उसे लास्ट वाला जिसमें था ना वो 4 वर्कर्स का और दोनों का वर्कर इक्वेट कर लिया था, वो क्वेश्चन। अभी भी किसी का कोई डाउट रह गया हो? जिन लोगों को काम दिया था सब लोग का हो चुका है पीछे, और का काम हो गया, थोड़ा सी बाकी रही कृष्णा का। तो एक्शन करते तो थोड़ी एक्शन से कब काम नहीं करोगे। तो मार्क्स आपको पता है कितना है?